अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर हाजिर हो गए ऑनलाइन लेक्चर नंबर 14 में। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4। ठीक है, जो कि जिसमें जितने टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 4। पेज नंबर 126 आप अपने बुक के पेज नंबर 126 अपने बुक के पेज नंबर 126 ओपन कर ले। ठीक है, आज हमने इसके ऊपर जो एमसीक्यूज है वो आज हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं इस चैप्टर को रिवाइज कर लूँ। ठीक है, या इसके जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसे मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी पॉइंट्स में हमने डिस्कस किए हुए पैरेलल फोर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स अटैक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की है। फोर्स फोर्स डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है कि फोर्स डायग्राम क्या है। ठीक है। फिर आज आगे इसके बाद कि हम डिफरेंट फोर्सेस को किस तरह ऐड कर लेते हैं वो भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है। ठीक है। फिर इसके बाद फोर्स के हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था कि हम एक फोर्स कंपोनेंट को डिफरेंट फोर्स कंपोनेंट में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। इसी तरह के इक्वेशन हमारे साथ आए हुए थे। फिर हम डायरेक्शन को किस तरह फाइंड करते हैं, टेन इन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई। ठीक है, इसी तरह हमने डायरेक्शन को भी फाइंड किया हुआ था। इसी तरह फिर हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कर ली कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। फिर हमने टार्क के बारे में डिस्कशन की। ठीक है कि टार्क क्या चीज़ है, रोटेशन मोशन क्या है, रेट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। अच्छा, टार्क को भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी। टार्क के लिए जो इक्वेशन था, टाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, या एफ डी साइन ऑफ थीटा, या एफ एस साइन ऑफ थीटा, या आर एफ साइन ऑफ थीटा भी हम राइट कर सकते हैं। टार्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, एग्जाम्पल और असाइनमेंट। फिर हमारे साथ है कपल। ठीक है कि कपल क्या चीज़ है, दो फोर्स अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे, और वो उस ऑब्जेक्ट में टार्क क्रिएट हो जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कपल कहते हैं। ठीक है। कपल का एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बाइसाइकिल पेडल दिया था, स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार दिया था। ठीक है, ये हमारे साथ एग्जांपल है किस चीज़ का, कपल का। फिर इसके बाद हम इक्विलिब्रियम की तरफ आ गए कि इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया हुआ था, द स्टेट ऑफ ए बॉडी इन विच under the action of several forces acting together there is no change in translative motion as well as rotatory motion। इसी तरह हमने डिफाइन किया हुआ था। फिर हमने इसके लिए दो कंडीशंस राइट किए थे कि फर्स्ट कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन क्या था। फर्स्ट कंडीशन फोर्स के बारे में था कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, और दूसरा कंडीशन जो था वो था कि ऑब्जेक्ट पे नेट टार्क जीरो हो जाए। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों कंडीशन मस्ट ओबे करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी हमने पढ़ लिए थे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक ही है, दोनों बराबर है। ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हमने मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया होता है। डायनेमिक का मतलब मोशन और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो मोशन है में है उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फिर हमारे साथ मोशन टू टाइप्स में आए थे, एक साथ ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन। तो इसी वजह से डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फिर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किए थे। फिर हमने कल जो डिस्कस किया था वो था स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी क्या चीज़ है, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड इज इट टू डिस्प्लेस इन ऑब्जेक्ट और सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी वो चीज़ है कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें और वो ट्रांसलेट या टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करें, और उसे हम क्या करें, डिस्टर्ब करें इक्विलिब्रियम से। किस चीज़ से, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करें, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। फिर स्टेबिलिटी के हमने थ्री टाइप्स डिफाइन किए थे। एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा हमारे साथ न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो जो कि
वापस अपनी पोजीशन पर आते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो जो वापस अपनी पोजीशन तक नहीं आता। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो जिसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये तो है हमारे साथ जो चैप्टर यूनिट नंबर 4 हमने पढ़ा, उसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ, इस यूनिट के एमसीक्यूज की तरफ। तो आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 126 ओपन कर ले। ठीक है, पेज नंबर 126 पे फर्स्ट नंबर जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यू नंबर 1 इज कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज स्टार इज टेकन एज conventionally anti-clockwise star is taken as dash। ठीक है, अच्छा कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज स्टार इज टेकन एज डैश। कन्वेंशनली रिवायती तौर पे हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम किस तरह लेते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो टार्क के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज स्टार को हम लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए में गिवन है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी में पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी में पैरेलल और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 0 है। तो आप लोगों के साथ कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों आता है, क्योंकि हमारे साथ बुक में गिवन है कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज स्टार इज टेकन एज नेगेटिव। हम सॉरी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज स्टार को हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज स्टार। तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम किस तरह लेते हैं, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव लेते हैं। याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्वेश्चन सॉरी सेकंड नंबर एमसीक्यूज की तरफ देखिए। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है हमारे साथ, ए डोर रिक्वायर्ड ए मिनिमम टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर इन ऑर्डर टू ओपन इट। a door required a door required sorry a door required a minimum torque of 80 न्यूटन मीटर। एक डोर है उसको हम ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टार्क रिक्वायर्ड है वो कितने है, वो है 80 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग्स। हैंडल से लेकर जिस पॉइंट तक, हैंग का मतलब जिस पॉइंट से ये डोर रोटेट होता है, जिस एक्सिस से ये डोर रोटेट होती है, ठीक है, उस पॉइंट तक, हैंडल से लेकर हैंग्स पॉइंट तक या एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है उसको हमने फाइंड करनी है। एफ द डोर इज टू बी पुल्ड विद ए फोर्स और एट द हैंडल नॉट ग्रेटर देन 100 न्यूटन। अब इस डोर पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना है, वो है 100 न्यूटन फोर्स है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि एक फोर्स जो हमारे साथ है वो कितना है, वो 100 न्यूटन है। ठीक है, फोर्स भी आप लोगों के साथ गिवन है और आपके साथ टार्क भी गिवन है। क्या गिवन है, टार्क भी गिवन है। एक डोर है उसको ओपन करने के लिए जो टार्क रिक्वायर्ड है वो 80 न्यूटन मीटर है। अब व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग। अब मिनिमम डिस्टेंस हैंडल से लेकर एक्सिस तक जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कम से कम कितना है। इफ द डोर इज टू बी पुल्ड, अगर इस डोर को हम ओपन करना चाहते हैं विद ए फोर्स एट द हैंडल नॉट ग्रेटर देन 100 न्यूटन। अब इस डोर के हैंडल पे जो हम फोर्स अप्लाई करें वो 100 न्यूटन से ज़्यादा नहीं है, मतलब फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, टार्क जो है वो 80 न्यूटन है। फाइंड किस चीज़ को करना है, हमने हैंडल सॉरी हमने डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म को हमने फाइंड करना है। तो टार्क के लिए इक्वेशन है टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट आर्म को और एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे टार्क भी हमारे साथ मौजूद है और फोर्स भी मौजूद है, तो हम मोमेंट आर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर को हमने फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ कर ले, आपके साथ बन जाएगी टार डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू आर। टार डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू आर। टार की जगह मतलब टार दिया गया है 80 डिवाइड बाय 100 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 0.8 न्यूटन। अपने साथ कैलकुलेटर उठाए और 80 डिवाइड बाय 100 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 0.8 मीटर। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मतलब हैंग से लेकर हैंडल तक या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर हैंडल तक जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। आपके साथ ऑप्शन में 0.6 गिवन है, 1 मीटर गिवन है, 0.4 मीटर गिवन है और 0.8 मीटर गिवन है। तो करेक्ट नंबर कौन सी वाली है, करेक्ट नंबर है 0.8 मीटर। ठीक है, थर्ड नंबर की तरफ आ जाए। Two children are balanced on opposite side of a seesaw. If one children lean inward toward the pivot point, her side will option number A rise, option number B fall, option number C insufficient data, option number D neither rise nor fall.
यहाँ पे आप देख लें, दो बच्चे हैं जो कि शीशा पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक बच्चा जो है वो पिवट पॉइंट तक, मतलब जिस पॉइंट पे ये बैलेंस है उस पॉइंट की तरफ, आगे की तरफ चला गया, पिवट पॉइंट की तरफ चला गया, इनवर्ड टुवर्ड द पिवट पॉइंट, हर साइड विल, उसका साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइस हो जाएगा। क्यों राइस हो जाएगा? क्योंकि मोमेंट आर्म जो है वो कम हो जाएगा। जब मोमेंट आर्म कम हो जाए तो हमारे साथ टार्क कम हो जाएगा, दूसरी साइड पे जो टार्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। इसी वजह से ये फर्स्ट चिल्ड्रन का जो साइड है जो कि पिवट पॉइंट की तरफ चला गया है, पिवट पॉइंट की तरफ उसने मोशन किया हुआ है, ठीक है, तो उसका साइड क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। क्यों राइस हो जाएगा? इसी वजह से राइस होगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है वो डिक्रीज हो गया है। जब मोमेंट आर्म आपके साथ कम हो जाए तो टार्क कम हो जाएगा, जब टार्क कम हो जाए तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिर बैलेंस नहीं होगा। मतलब लेट सपोज क्लॉकवाइज जो है वो डाउनवर्ड की तरफ चला जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अपवर्ड हो जाए की तरफ चला जाएगा, मतलब राइज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमसीक्यू नंबर 4, ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी, एक ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में है तो वो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करे। ऑप्शन नंबर ए एट रेस्ट, कि वो रेस्ट में हो। तो याद रखिए कि इक्विलिब्रियम के लिए रेस्ट भी होना लाजमी है। ऑप्शन नंबर बी मूविंग, इक्विलिब्रियम के लिए यूनिफॉर्म मोशन भी ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रोटेटिंग, इक्विलिब्रियम के लिए रोटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें या डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें या स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हम बात करें, तो ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों हमारे साथ क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए मस्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेटिंग, हमने ये पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि ना उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा ना उसकी स्पीड में चेंज आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है कि इसके एक्सेलरेशन में इंक्रीज आ रहा है। जब इंक्रीज आ रहा है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, या इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ज़्यादा उसकी स्पीड में इंक्रीज आ रही है, जब वेलोसिटी में चेंज आ रही है। जब वेलोसिटी में चेंज आ गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हुई। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट किस चीज़ में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग, ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग, ऑप्शन नंबर डी। Question number 5 is the torque in uniformly rotating pen having blade of length 0.5 meter is a torque in uniformly rotating pen। एक पेन है जो कि यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है, ठीक है, एक पेन है जो कि यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है, ठीक है। हैविंग पेन हैविंग ब्लेड्स ऑफ लेंथ, इसके जो ब्लेड्स है इसका जो लेंथ है वो कितना है, 0.5 मीटर है। आपके साथ लेंथ भी केवन है, लेकिन टार्क इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। टार्क क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ जो लेंथ गिवन है वो 0.5 मीटर लेंथ है, लेकिन टार्क जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि नेट टार्क इस पे जीरो है। नेट टार्क क्या है, सेकंड कंडीशन की तरफ देखें, समेशन ऑफ ऑल टार्क या नेट टार्क इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे समेशन ऑफ नेट टार्क क्या है, जीरो है। तो आपके साथ क्या आएगी, द टार्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग पेन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज, अगर एक पेन है उसका जो ब्लेड है उसका लेंथ 0.5 मीटर है तो इस पे जो यूनिफॉर्मली टार्क लग रहा है वो कितना होगा, तो टार्क हमारे साथ क्या होगा, 0 न्यूटन मीटर होगा। क्यों 0 न्यूटन मीटर होगा, कि यूनिफॉर्म भी जब भी आ जाए, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होगा, उसमें ना इंक्रीज आ रहा है ना डिक्रीज आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की जगह हमने सेकंड कंडीशन आप इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि नेट टार्क ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाए, तो नेट टार्क ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रोटेशन करे, यूनिफॉर्म रोटेशन परफॉर्म करे, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन कौन सी हो रही है, 0 न्यूटन मीटर, मतलब टार्क कितना है, 0 न्यूटन मीटर है, ना माइनस 0.5 न्यूटन मीटर है, ना 2 न्यूटन मीटर है, ना 0.5 न्यूटन मीटर है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग है, तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग का मतलब क्या है, कांस्टेंट, मतलब 0 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट 0.5 मीटर टू टर्न नट ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस
द टार्क एक्टिंग ऑन नट इज, यहाँ पे हमारे साथ गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक फोर्स है जो एक नट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक व्हील के नट है, बस के व्हील है, उसी के नट को हम ओपन करना चाहते हैं। हमारे साथ जो रेंच है उसका जो मोमेंट आर्म है वो है 0.5 मीटर। मोमेंट आर्म कितना है? 0.5 मीटर है। और इस नट पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रेंच के जरिए वो है 100 न्यूटन, ठीक है। अब टार्क एक्टिंग ऑन द नेट इस नेट पे टार्क कितना एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में 500 न्यूटन मीटर गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में 50 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी में 5 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर डी में 0.005 न्यूटन मीटर। आप याद रखिए स्टूडेंट्स, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। यहाँ पे आपके साथ फोर्स भी गिवन है, मोमेंट आर्म भी गिवन है, ठीक है। तो टार्क के लिए इक्वेशन है टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर भी आपके साथ गिवन है जो कि 0.5 मीटर है, और एफ भी आपके साथ गिवन है जो कि 100 न्यूटन है, ठीक है। तो 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर, 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर, तो आपके साथ क्या बन जाएगी? 15 न्यूटन मीटर बन जाएगी, ठीक है। फोर्स सॉरी टार्क कितना बन जाएगा? 15 न्यूटन मीटर। इस नट पे जो टार्क एक्ट कर रही है वो कितना टार्क है? वो है 15 न्यूटन मीटर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड डैश। मोमेंट आर्म, कपल आर्म, रेडियस, डबल मोमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस मैं आप लोगों को कपल वाले टॉपिक जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था तो उसी टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, दो कपल फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कपल आर्म, ऑप्शन नंबर बी। उसे हम क्या कहते हैं? कपल आर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे साथ, अगर pushes to open a door perpendicular with a force of 20 Newton at 0.6 meter from the hangs, the torque is। यहाँ पे एक बच्ची है जो कि एक लड़की है जो कि एक डोर को ओपन कर रही है, ठीक है। उस डोर पे वो फोर्स अप्लाई कर रही है, कितना पे? 25 न्यूटन। और उसका जो मोमेंट आर्म है डोर का वो कितना है? 0.6 मीटर, ठीक है। टार्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा इस डोर में वो हमने फाइंड करना है। तो वही इक्वेशन है टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टाई इज इक्वल टू आर हमारे साथ 0.6 मीटर है और एफ दिया गया है 25। 25 मल्टीप्लाई बाई 0.6 करें तो आपके साथ आ जाएगी 15 न्यूटन मीटर। कितना बन जाएगी? 15 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 41.6 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 25.6 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी में 15 न्यूटन मीटर, और ऑप्शन नंबर डी में 0 न्यूटन मीटर। तो 0 न्यूटन मीटर तो बिल्कुल भी नहीं आता, 25 न्यूटन मीटर भी बिल्कुल नहीं आता, 41 न्यूटन मीटर भी नहीं आता। तो हमारे साथ ऑप्शन क्या है? 15 न्यूटन मीटर। 25 मल्टीप्लाई बाई 0.6 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी क्या? 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाए, द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल इज कॉल्ड इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। एंगल एट विच वो कौन सा एंगल है जिस पे एक्स और वाई कंपोनेंट, फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस को हम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल में ड्रा कर लेते हैं। जब हम इसे 90 डिग्री एंगल में ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल को जब आप डिवाइड करें टू पे तो आपके साथ बन जाएगी 45। तो 45 वो एंगल है जहां पे एक्स और वाई कंपोनेंट, फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम कौन सा लेते हैं? ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। क्यों लेते हैं? क्योंकि 90 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके साथ एंगल कौन सी बन जाएगी? 45 एंगल बन जाएगी, ठीक है। तो 45 एंगल पे एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है? वो बराबर है, ठीक है। लास्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10, सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे हमारे साथ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होगी? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स,
कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे साथ यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होंगे, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर भी एक पॉइंट होगा जिससे मास इक्वली डिवाइड होगा, तो उस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिफाइन होगी, ठीक है। उस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी। ऑप्शन नंबर सी लास्ट नंबर ऑप्शन जो है वो है ग्रेविटेशन फोर्स है। वो क्या है? वो है ग्रेविटेशन फोर्स। तो अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेजर कर लिया, ठीक है। और फिर आप चले गए मून पे, ठीक है। तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपके साथ सेम होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके साथ चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कम हो गया है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? कम है। ग्रेविटेशन फोर्स कम होने की वजह से हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? डिफरेंट है। कब? जब आपके साथ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फोर्स हो, तब हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास डिफरेंट है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 4। एक बार फिर देखते हैं। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। ए डोर रिक्वायर मिनिमम टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर in order to open it when what is the minimum distance of the handle from the hang if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन। यहाँ पे आपके साथ फोर्स भी गिवन है, यहाँ पे टार्क भी गिवन है। हमने फाइंड करना है किस चीज को? मोमेंट आर्म को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो टाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आर को हमने फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 80 डिवाइड बाय 100। तो जब आप 80 डिवाइड बाय 100 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 0.8 मीटर, ठीक है। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए सीसा। इफ वन चिल्ड्रन लीन्स इनवर्ड टुवर्ड द पिवट पॉइंट हर साइड विल राइज फॉल इनसफिशिएंट डेटा नाइदर राइज नॉट फॉल। दो बच्चे हैं, एक शीशा पे बैठे हैं, ठीक है। एक जो है वो एक जिस पॉइंट से ये बैलेंस है, ये शीशा जिस पॉइंट पे बैलेंस है उस बैलेंस पॉइंट की तरफ चला गया, मतलब शीशा के ऊपर बैलेंस पॉइंट की तरफ चला गया, तो मूवमेंट आर्म को उसने डिक्रीज कर लिया। तो जब मूवमेंट आर्म को डिक्रीज करे तो उसका साइड क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। एक ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होगा तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा या यूनिफॉर्म रोटेशन में होगा, वो एक्सेलरेटिंग में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। Question number 5 is the torque in uniformly rotating plane having blades of length 0.5 meter is। एक टार्क है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग पेन और सॉरी एक पेन है जो कि यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहे, ठीक है। तो उसमें जो टार्क क्रिएट होगा वो कितना टार्क होगा? अगर 0.5 मीटर उसके जो ब्लेड्स है, ठीक है, मतलब मोमेंट आर्म 0.5 मीटर ले रहे, ठीक है, उसके जो पर है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। तो याद रखिए जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रोटेशन परफॉर्म करे तो उस पर नेट टार्क जो है वो जीरो हो जाएगा। जब नेट टार्क जीरो हो जाए तो जीरो मल्टीप्लाई या जीरो डिवाइड बाय एवरीथिंग आप लोग करें तो आपके साथ क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। तो इसी वजह से हमने ऑप्शन नंबर डी लिए हुए 0 न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है। हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहे तो उस पर नेट टार्क क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर भी नेट टार्क क्या है? 0 न्यूटन मीटर है, ठीक है। Question number 6 is a force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 meter to turn a nut of a wheel of a bus. The torque acting on the nut is। एक बस के नट को, व्हील के नट को हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। उस पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो 100 न्यूटन है और हमारे साथ जो रेंच है उसका जो मोमेंट आर्म है वो कितना है? 0.5 मीटर है, ठीक है। टार्क एक्टिंग ऑन द नट इज, हमने टार्क जो एक करे इस नट पे वो कितना टार्क है, ठीक है। तो टाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आर भी आपके साथ गिवन है 0.5 मीटर, मोमेंट आर्म आपके साथ गिवन है और यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है वो है 100 न्यूटन। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूटन कर ले तो आपके साथ वो आ जाएगी 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। कितना टार्क एक करेगी? 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। Question number 7 है the shortest distance between two couple forces is called dash। moment arm, couple arm, radius double
मोमेंट। तो याद रखिए कि दो फोर्सेस के दरमियान कपल फोर्स, दो कपल फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। गर्ल पुशेस to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hinge. The torque is, एक लड़की है जो कि एक डोर को ओपन करना चाहती है, उस डोर पे वो फोर्स अप्लाई कर रही है कितना, 25 न्यूटन, और इसके साथ जो हैंड्स है, हैंडल से लेकर रोटेटरी मोशन तक जो पॉइंट्स है वो कितने हैं, 0.6 मीटर है। फ्रॉम द हिंज द टार्क इज, उस पे जो टार्क एक करेगी वो टार्क कितना होगा, वो होगा 15 न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर ले तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 से आता है 15 न्यूटन मीटर। The angle at which x and y component of force are equal is called what angle। वो कौन सी एंगल होगी जिसपे x और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे साथ बराबर हो जाए। तो याद रखिए कि 45 इस तरह की एंगल है जिसपे वो x और y कंपोनेंट बराबर है। अब क्यों बराबर है, क्योंकि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ देखें तो x और y कंपोनेंट ने एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के साथ इंटरसेक्ट किया हुआ है। जब एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के साथ इंटरसेक्ट किया हुआ है तो 90 को आप 2 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि एक x कंपोनेंट है एक y कंपोनेंट है, तो 2 पे जब आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो ये 90 डिवाइड बाय 2 बन जाएगी 45। ठीक है, तो 45 ऐसी एंगल है जहाँ पे x और y कंपोनेंट बराबर होते हैं। ठीक है, center of mass is different from center of gravity when we have non-uniform shape of the object, mass of the object, gravitation force या none of these। तो ग्रेविटेशन फोर्स याद रखिए कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले ली तो उसके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये बुक ले लिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे सेम है। ठीक है, लेकिन जब आप मून की तरफ चले जाए तो वहां पे सेंटर ऑफ मास जो होगी वो वही होगी जो अर्थ पे था आपके साथ, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मून पे अलग है। ठीक है, तो वहां पे आपके साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स चेंज हो गया। जब ग्रेविटेशन फोर्स चेंज हो जाए तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 4। आते हैं हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। पेज नंबर 127 पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, वो क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देख ले। कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, एक्सप्लेन। कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो जो वेक्टर हम लेते हैं उससे हमारे साथ ग्रेटर हो सकते हैं। ठीक है, देन इस वेक्टर से हमारे साथ ग्रेटर हो सकते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हम कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, एक फोर्स कंपोनेंट लेते हैं। लेट सपोज ये हमने एक फोर्स कंपोनेंट लिया हुआ है, ठीक है, जो कि पी एफ से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस पॉइंट तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से कह रहे हैं कि फोर्स कंपोनेंट्स, यहाँ पे ये एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट के बारे में हम बात करें, क्या ये इस फोर्स कंपोनेंट से ग्रेटर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हो सकते हैं तो किस तरह, अगर नहीं हो सकते तो किस तरह, एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो आप लोग माइंड मैप में किस तरह राइट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेक्टर नो कैन नॉट बी ग्रेटर, ग्रेटर नहीं हो सकते हैं, मे बी इक्वल टू द ओरिजिनल फोर्स कंपोनेंट, या इक्वल हो सकते हैं लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकते। डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, किस चीज पे डिपेंड करता है, साइन और कॉस के वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉस और साइन या डिपेंड करता है, क्योंकि cos 90 आप लोग ले तो वो 0 के बराबर है, या sin 90 ले तो वो 1 के बराबर है। तो ये वैल्यू हमारे साथ 1 या 0 से आगे पीछे होते हैं। ठीक, सॉरी पीछे होते हैं, आगे नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग स्टेटमेंट में किस तरह राइट कर सकते हैं, नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे साथ ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, वेक्टर से। ठीक है, किस तरह, मतलब ये एक वेक्टर हमने लिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एफ एक्स कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट, तो ये इस वेक्टर से ग्रेटर नहीं हो सकते, इसके बराबर हो सकते हैं लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकते। ठीक है, let us consider the given figure in which a force F is resolved into
कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई, हमने एक फोर्स को कंसिडर किया, ठीक है। एक फोर्स, लेट सपोज ये एफ फोर्स है, इसको हमने कंसिडर कर लिया कि इस फोर्स का वेक्टर को हमने एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे साथ बराबर है एफ साइन ऑफ थीटा, एफ वाई हमारे साथ बराबर है एफ एक्स बराबर है एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ वाई बराबर है एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट पे कास थीटा आता है, वाई कंपोनेंट पे कौन सी थीटा आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। The value of sin theta and cos theta can be equal to 1 और less than 1। वो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। क्यों 1 से कम होगी या ग्रेटर होगी? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप x और y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y कंपोनेंट की तरफ आप देख लें तो टोटल एंगल बनती है 90। तो साइन 90 बराबर है 1 के, लेकिन cos 90 बराबर है 0 के। अब साइन 0 बराबर है 0 के और cos 0 बराबर है 1 के। तो वैल्यू हमारे साथ 1 या 1 से कम होगी, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा कैन बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1 बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द, बट ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, अच्छा हो सकते। सो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स में बी इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स। अब कंपोनेंट का जो फोर्सेस है वो बराबर होंगे किस चीज के, ओरिजिनल फोर्स के। व्हेन द फोर्स F is acting along x and y component but the component of force cannot be exceeded the original force। अब कब होंगे, जब F एक्ट कर रही है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे, x एक्सिस और y एक्सिस पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फोर्स हो, मतलब जो एंगल 45 डिग्री एंगल बराबर हो, 45 डिग्री एंगल बने, तो F x कंपोनेंट और F y कंपोनेंट हमारे साथ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द फोर्स कंपोनेंट जो है वो हमारे साथ 1 के बराबर होंगे या 1 से कम होंगे, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स क्या है, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने की वजह से यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि एक फोर्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी ग्रेटर देन ए वेक्टर। ऐसे क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक वेक्टर के ग्रेटर हो सकते हैं उसी वेक्टर से जिससे हमने ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे साथ वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे साथ एफ एक्स है, ये हमारे साथ एफ वाई है। तो याद रखिए कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के, एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के। तो हमारे साथ ग्रेटर नहीं हो सकती, या 1 के बराबर या इसकी इक्वल होंगी या इससे कम होंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों ज्यादा या कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कास थीटा है, ठीक है, जो कि 1 के बराबर है या लेस देन 1, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो 1 के बराबर हो सकते हैं या 1 से कम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 या 1 के बराबर का मतलब क्या है कि ये फोर्स कंपोनेंट जो है ये एफ एक्स कंपोनेंट के बराबर हो सकता है या एफ वाई भी इस फोर्स कंपोनेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन ये एफ वाई या एफ एक्स इस फोर्स कंपोनेंट से ग्रेटर नहीं हो सकते। स्मॉलर हो सकते हैं, 1 इसके बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकते, ठीक है। कंक्लूजन में हम किस तरह राइट कर सकते हैं, फ्रॉम द अबव डिस्कशन we conclude that the rectangular component of a vector cannot be greater than the vector itself। कि rectangular component वेक्टर के हमारे साथ ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ टाइम कम है, तो आप लोगों का अगर क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने साथ फर्स्ट होमवर्क नोट कर ले। होमवर्क में आप लोग ले ले स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी हमारे साथ क्या है, स्टेबिलिटी टॉपिक लर्न करें। स्टेबिलिटी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी जुबैर बेटा, अपना माइक अनम्यूट करें। हेजर जमशेद, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर जी एक क्वेश्चन ज़रा दोबारा समझा दें।
कौन सा वाला? ये पहला वाला। अच्छा बेटा, ये कल दोबारा कर लूंगा, ठीक है, रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। ओ- अभी टाइम कम है तो इसी वजह से कल दोबारा रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हुस्ना बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर मुझे इस लास्ट वाली क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल इसे रिवाइज कर दूंगा, ठीक है बेटा। हुमायूं शाह बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। उमैमा बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। ले ली। जी, होमवर्क में क्या ले ली? होमवर्क में बेटा ले लिया अपने साथ ये स्टेबिलिटी वाले टॉपिक नंबर, लास्ट टॉपिक जो हमारे साथ है टॉपिक नंबर 4.8 स्टेबिलिटी, ये लर्न करें। इसके साथ जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। वेलकम। अलीहा बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर एमसीक्यूज नंबर 2 का थोड़ा समझाए। एमसीक्यूज नंबर सेकंड। सेकंड, अच्छा बेटा देख ले। एमसीक्यूज नंबर सेकंड की तरफ देख ले। एमसीक्यूज नंबर सेकंड में है कि ए डोर रिक्वायर्ड ए मिनिमम टार्क, एक डोर है जो कि टार्क इसके लिए रिक्वायर्ड है 18 न्यूटन मीटर, ताकि हम इस डोर को ओपन करें। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हिंग, हमने मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हिंग, इसका मतलब क्या है कि मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म को हमने फाइंड करना है, ठीक है। इफ द डोर इज टू बी pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन, अब यहाँ पे जितना फोर्स अप्लाई हो गया है वो कितना है, वो 100 न्यूटन है। टार्क भी आपके साथ गिवन है और फोर्स भी गिवन है, हमने मोमेंट आर्म को फाइंड करना है, ठीक है। तो टार्क के लिए इक्वेशन है टाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। अब आपके साथ फोर्स भी मौजूद है 100 न्यूटन है और टार्क भी मौजूद है 80 न्यूटन मीटर है। मोमेंट आर्म को फिर हम फाइंड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ कर ले तो आपके साथ आ जाएगी आर इज इक्वल टू टार डिवाइड बाय एफ। तो टार्क आपके साथ मौजूद है 80 न्यूटन मीटर और फोर्स मौजूद है 100 न्यूटन। तो 80 डिवाइड बाय 100 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 0.8 मीटर। क्लियर बेटा? यह है बेटा, आप अपना माइक म्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एमसीक्यूज नंबर 8 पर थोड़ा समझाए। देख ले बेटा, शाबाश, एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ देख ले। A girl push to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hinge. The torque is, यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक डोर पे फोर्स अप्लाई कर रही है परपेंडिकुलरली, और वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कितना है, वो है 25 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है वो कितना है, 0.6 मीटर है। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे टार्क कितना क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे साथ फोर्स 25 न्यूटन है और मोमेंट आर्म जो है वो 0.6 मीटर है। तो टार के लिए इक्वेशन है टाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। तो आर भी आपके साथ गिवन है 0.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 न्यूटन, तो आपके साथ आ जाएगी 15 न्यूटन मीटर। क्लियर बेटा? अच्छा, अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, शाबाश बेटा। दुरानी कौन है बेटा, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा।